हेलो फ्रेंड्स, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है साइंटिस्ट की, और टेक्निकल पोस्ट भी है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट बीटेक किए हुए हैं, एमसीए किए हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। वो लोग टाइम रहते ही इस वैकेंसी को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये है जॉब। तो ठीक है, अब हम यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन देख रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वाइट्स एप्लीकेशन on behalf of Ministry of Electronics and Information Technology from eligible and qualified candidates for filling up of following scientific and technical post in National Informatics Center NIC। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि साइंटिस्ट के लिए और साइंटिफिक ऑफिसर के लिए और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो टाइम रहते ही अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं टोटल वैकेंट पोस्ट कितना है। साइंटिस्ट बी के लिए है 71 पोस्ट। ठीक है, अनरिजर्व के लिए 30, एससी के लिए 10, एसटी के लिए 5, ओबीसी एनसीएल के लिए 19, ईडब्ल्यूएस के लिए 7। ठीक है, रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडीज के लिए है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 सीट्स है। अब यहाँ पे देखते हैं साइंटिफिक ऑफिसर और इंजीनियर। ठीक है, इसमें है टोटल पोस्ट है 196, अनरिजर्व के लिए 81, एससी के लिए 29, एसटी के लिए 14, ओबीसी एनसीएल के लिए 52 और ईडब्ल्यूएस के लिए 20 और 8 है पीडब्ल्यूडी के लिए। ठीक है, साइंटिफिक और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है, ये नॉन गेजेटेड पोस्ट है 331, अनरिजर्व के लिए 134, एससी के लिए 49, एसटी के लिए 24, ओबीसी एनसीएल के लिए 88, ईडब्ल्यूएस के लिए 32। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं जरूर अप्लाई कीजिए। बहुत अच्छी वैकेंसी, साइंटिस्ट भी गजेटेड पोस्ट है, साइंटिफिक ऑफिसर भी गजेटेड पोस्ट है। आगे हम लोग यहाँ देखते हैं कि द नंबर ऑफ एडवर्टाइज्ड पोस्ट आर टेंटेटिव, द एक्चुअल नंबर ऑफ पोस्ट में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट एंड द रिजर्वेशन फॉर द पोस्ट शैल बी एज पर द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पोस्ट का नंबर हो सकता है इंक्रीज भी हो जाए, डिक्रीज भी हो जाए, बट ज़्यादा चांसेस है ये पोस्ट रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग देखते हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है फॉर साइंटिस्ट बी के लिए अभी हम लोग देखते हैं। ए पास इन बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और बैचलर इन टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड accreditation of computer courses B level or associate member of Institute of Engineers or graduate Institute of Electronics and Telecommunication Engineers और master degree in science। ठीक है, तो ये लोग जो MCA किए हुए हैं, जो BTech किए हुए हैं, बैचलर इन इंजीनियरिंग किए हुए हैं, तो उन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ फील्ड्स देख सकते हैं, सिंगल और इन कॉम्बिनेशन अमॉन्ग्स द बिलो ओनली। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंसेस, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग सिक्योरिटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हैं कि ये वाले फील्ड वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर साइंटिफिक ऑफिसर और इंजीनियर SB एंड साइंटिफिक और टेक्निकल असिस्टेंट A, इसके लिए क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ए पास इन MSc और MS, MCA, BE, BTech एनी वन और इन कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फॉर साइंटिफिक ऑफिसर और साइंटिस्ट इंजीनियर SB एंड साइंटिफिक और टेक्निकल असिस्टेंट A के लिए ए पास इन MSc और MS और MCA और BE, BTech इन एनी वन और इन कॉम्बिनेशन और बिलो मेंशन फील्ड एज मेंशन बिलो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी यहाँ पे जो फील्ड दिया हुआ है उसमें BE, BTech होना चाहिए। जो कोई भी सब्जेक्ट्स अगर हैं तो फिर वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कोई BTech किए हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंसेस में, कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग सिक्योरिटी में, सॉफ्टवेयर सिस्टम में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेटिक्स में, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो MCA भी किए हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो कैंडिडेट MCA किए हैं प्लीज़ आप लोग ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा, बहुत अच्छी वैकेंसी है ये। द कैंडिडेट शुड हैव ऑब्टेन द एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशंस एज ऑन 4/4/2023। ठीक है, तो ये लास्ट डेट है 4 अप्रैल को। तो आप लोग टाइम रहते ही वैकेंसी को अप्लाई कर लेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि लास्ट डेट में ही अप्लाई करना है, उससे पहले अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, एक्सपीरियंस, नो एक्सपीरियंस है, कोई भी एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है। तो जो फ्रेशर हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर एज लिमिट देखते हैं। ठीक है, द अपर एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द कैटेगरी इन पोस्ट शैल बी एज अंडर। ठीक है, अब पोस्ट क्या है, साइंटिस्ट बी के लिए और साइंटिफिक ऑफिसर के लिए, इंजीनियर SB के लिए और साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट A के लिए, अनरिजर्व के लिए 30 साल है। ठीक है, अपर एज लिमिट है।
SC/ST के लिए 35, OBC NCL के लिए 33, PWBD के लिए 40 साल है, ठीक है, और सर्विस कैंडिडेट के लिए 35 ईयर्स है, और एक्स सर्विसमैन के लिए एज पर गवर्नमेंट रूल्स है, ठीक है। तो कैंडिडेट अपना एज भी देख लेंगे कि अगर उसमें अंदर आते हैं तो आप लोग जरूर अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। फिर लिखा हुआ है देयर शैल बी एज रिलैक्सेशन 5 years फॉर कैंडिडेट सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन पोस्ट विच आर इन द सेम लाइन और एलाइड कैडर्स एंड वेयर ए रिलेशनशिप could be established that the service already rendered in a particular post will be useful for the efficient discharge of duties of the advertised post, ठीक है। तो जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करे उनके लिए रिलैक्सेशन कितना है 5 years, ठीक है। अब यहाँ पे और देखते हैं SC/ST PWD के लिए आप लोग देख ही लिए हैं कितना क्या क्राइटेरिया है। अब यहाँ पे लास्ट डेट देख रहे हैं 4/4/2023। प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पे देखते हैं द पर्सन सेलेक्टेड में बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है कि इंडिया में तो आपकी पोस्टिंग होगी ही, कभी हो सकता है कि आउटसाइड इंडिया भी हो, तो ये बहुत अच्छा मौका है कि आप लोग फॉरेन भी घूम सकते हैं, वहाँ भी जॉब कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। Before applying, candidates are advised to go through this advertisement carefully in detail for determining their eligibility as per laid down criteria for the post. भरने से पहले आप लोग अच्छे से एडवर्टाइजमेंट देख लीजिएगा, ठीक है, सारा अपना क्राइटेरिया देख लीजिएगा तब अप्लाई कीजिएगा। द कैंडिडेट शैल सबमिट ओनली 1 एप्लीकेशन अगेंस्ट ईच पोस्ट, और एक पोस्ट के लिए सिर्फ एक एप्लीकेशन होगा, ठीक है। फेलर टू डू सो मे लीड टू रिजेक्शन और कैंसिलेशन ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। द एडमिशन एट ऑल द स्टेजेस ऑफ द रिक्रूटमेंट विल बी प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग द प्रिस्क्राइब एलिजिबिलिटी कंडीशन। मतलब कोई भी पोस्ट के लिए अगर आप लोग एलिजिबल हैं तभी सेलेक्ट हो पाइएगा, ठीक है। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय एट, ये साइट है www.calicut.nielit.in, ठीक है, NIC23। अब ये आप लोग कर सकते हैं, अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है नो अदर मीन्स और मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। सिर्फ इसी ऑनलाइन वेबसाइट से ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऑफलाइन मोड नहीं अप्लाई करने का, ठीक है। और कैंडिडेट्स अपना एक वैलिड ईमेल आईडी बना दीजिएगा आइडेंटिफिकेशन के लिए, और एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। द प्रोसीजर स्टेप्स फॉर फिलिंग अप ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन इज ब्रीफ्ड एज अंडर, ठीक है। अब यहाँ पे द कंप्लीट एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड इन फॉलोइंग 3 स्टेप। 3 स्टेप में एप्लीकेशन करना होगा। स्टेप 1 क्या है, रजिस्ट्रेशन विथ ईमेल आईडी। पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे ईमेल आईडी के थ्रू। सेकंड स्टेप है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन डिटेल्स, जो डिटेल्स होगा, नेम, फादर नेम, जो भी सारा डिटेल होगा वो डालेंगे। और स्टेप 3 क्या है, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन, फिर पेमेंट करेंगे। तो ये 3 स्टेप है अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए। अब है दिस एप्लीकेशन शैल बी ट्रीटेड एज कंप्लीट ओनली इफ ऑल द 3 मैंडेटरी स्टेप्स, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 आर कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। ये तीनों स्टेप कंप्लीटली सक्सेसफुल होगा तभी वो एप्लीकेशन कंप्लीट माना जाएगा। इन केस कैंडिडेट इज नॉट एबल टू सबमिट फी बाय क्लोजिंग डेट एंड टाइम और द एप्लीकेशन इज अदरवाइज इनकम्प्लीट, हिज और हर कैंडिडेचर विल summarily be rejected and no further query or complaint will be entertained in this regard। इसमें बोला यह जा रहा है कि अगर कोई कैंडिडेट आधा अधूरा फॉर्म भर लिए, टाइम भी खत्म हो गया, तो उनका एप्लीकेशन ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेंट कैन व्यू द एप्लीकेशन डिटेल्स फ्रॉम द व्यू एप्लीकेशन ऑप्शन, और एक बार अप्लाई करने के बाद कैंडिडेट व्यू एप्लीकेशन ऑप्शन में जाके अपना एप्लीकेशन देख सकते हैं, ठीक है, अपना लॉगिन क्रीडेंशियल्स डाल के, ठीक है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चेकलिस्ट है, इसमें बताया गया फॉलोइंग शुड बी केप्ट हैंडिंग बिफोर अप्लाई ऑनलाइन से पहले क्या क्या आप लोग को रखना है। जैसे एक ईमेल आईडी होना चाहिए प्रॉपर, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग डिटेल्स होना चाहिए ऑनलाइन पेमेंट के लिए, स्कैन इमेज ऑफ फोटोग्राफ होना चाहिए अलॉन्ग विथ सिग्नेचर, ठीक है। कितना JPG का होना चाहिए, JPG का होना चाहिए लेस देन 50 KB का होना चाहिए। और स्कैंड कॉपी ऑफ एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट का, हायर 12th का, ग्रेजुएशन का डिग्री का, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का, मार्कशीट का, कैटेगरी सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। एक्सपीरियंस अगर है तो वो भी आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। अब चॉइस ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है। कैंडिडेट शैल इंडिकेट द चॉइस ऑफ सेंटर फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन फ्रॉम द सिटीज़ लिस्टेड बिलो। जहाँ जो सिटीज़ दिया है
उसी में से आप लोग चॉइस दे सकते हैं रिटन एग्जामिनेशन सेंटर के लिए, ठीक है। नो चेंज ऑफ सेंटर विल बी परमिसेबल एट ए लेटर डेट, और एक बार जो आप सेंटर दे दीजिएगा वो चेंज नहीं होगा। NIELIT however reserve the right to direct the candidate to appear for written test at any location irrespective of his her or indicated choice depending upon the number of applications received and the administrative convenience। कहने का मतलब है कि आप दिए कोई सिटी चॉइस के लिए, हो सकता है कि वहाँ पे फुल हो, तो आपको दूसरा सिटी भी ऑर्गेनाइजेशन दे सकता है रिटर्न एग्ज़ाम का सेंटर के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पे है जैसे अगरतला, अहमदाबाद, ऐजवाल, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कोची, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, रायपुर, रांची, शिलोंग, शिमला, पोर्ट ब्लेयर, विशाखापट्टनम। कहने का मतलब हर एक स्टेट में एक एक जगह है, इसलिए आप लोग अपना चॉइस देख लेंगे कि कहाँ पे आप लोग को अप्लाई करना है रिटन एग्जामिनेशन का सेंटर देने के लिए। अब है एप्लीकेशन फ़ी के बारे में देखते हैं। The applicant shall pay the application fee non-refundable at the rates indicated in the table below through online payment mode via application software only। उसमें कहा जा रहा है कि अप्लाई ऑनलाइन, मतलब एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन सबमिट करना था, क्योंकि अप्लाई ऑनलाइन किए थे। तो जैसे SC ST PWD और वीमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। जनरल एंड अदर के लिए है 800, ठीक है, तो वो आप लोग देख लेंगे, ठीक है। कैंडिडेट्स हु आर पेइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट नीड टू पे 800 फॉर एवरी पोस्ट। अगर कोई एक पोस्ट से ज़्यादा के लिए अप्लाई करें तो हर पोस्ट का 800 रुपया देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देख लिए। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन विल बी डन थ्रू ए रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू फॉर साइंटिस्ट बी। साइंटिस्ट बी के लिए पहले एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। एंड साइंटिफिक ऑफिसर और इंजीनियर SB पोस्ट एंड ओनली थ्रू रिटन एग्जामिनेशन फॉर साइंटिफिक टेक्निक। और जो साइंटिफिक ऑफिसर है उसके लिए भी रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, और साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट के लिए सिर्फ रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। द रिटन एग्जामिनेशन विल बी इन ऑनलाइन मोड एंड द क्वेश्चन पेपर वुड कंसिस्ट ऑफ 120 नंबर्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। रिटन एग्जामिनेशन जो होगा ऑनलाइन मोड में ही होगा, और उसमें 120 क्वेश्चन नंबर 120 क्वेश्चन रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम 3 घंटा रहेगा, ठीक है। द मीडियम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन और इंग्लिश में ही एग्जामिनेशन होगा। द क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 65% क्वेश्चन फ्रॉम टेक्निकल एरिया एंड 35% क्वेश्चन फ्रॉम द जेनरिक एरिया। कहने का मतलब कि टेक्निकल एरिया से 65% क्वेश्चन रहेगा और जेनरिक एरिया से 35 क्वेश्चन रहेगा। एक हर क्वेश्चन क्या रहेगा, 1 नंबर का रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग 0.25 नंबर का रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे है द मिनिमम परसेंटेज टू क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन विल बी 50% फॉर जनरल और EWS। 50% मार्क्स है जनरल और EWS के लिए क्वालिफाई करने के लिए, 40% मार्क्स है OBC के लिए, 30% मार्क्स है SC ST PW कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। अब है कि साइंटिस्ट बी के लिए और साइंटिफिक ऑफिसर के लिए only the shortlisted candidate based on merit position and reservation policy etc who have qualified the written examination will be called for interview। क्योंकि ये साइंटिस्ट बी और साइंटिफिक ऑफिसर के लिए इंटरव्यू भी है, तो पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसमें क्वालिफाई करने के बाद ही आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। द फाइनल सिलेक्शन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट विल बी बेस्ड ऑन द कंबाइंड परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट बोथ इन द रिटन एग्जामिनेशन एंड इन इंटरव्यू। कहने का मतलब जो रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर लीजिएगा, उसके बाद इंटरव्यू का दोनों का कंबाइंड मार्क्स निकाल के ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। The weight age of marks for written examination interview will be in the ratio of written examination का 85% वेटेज रहेगा और इंटरव्यू का 15% वेटेज रहेगा। इट इज़ मैंडेटरी टू अपियर इन द इंटरव्यू फॉर सिलेक्शन, और इंटरव्यू में अपियर होना ज़रूरी है सिलेक्शन के लिए। अब है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए रिटन एग्जामिनेशन पे ही मेरिट बनेगा, ठीक है। फिर हम अब यहाँ पे वो बताया गया ऑनलाइन एग्जामिनेशन का कैसे रहेगा, ठीक है। एवरेज मार्किंग, नॉमिनेशन, वो सब रहेगा। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का बात करते हैं यहाँ पे। अब फॉर साइंटिस्ट बी और साइंटिफिक ऑफिसर और इंजीनियर SB पोस्ट वेरिफिकेशन ऑफ रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स विल बी डन एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। और ये इसमें बोला जाए कि इंटरव्यू के टाइम में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। कैंडिडेट विल बी इंटरव्यूड ओनली आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन, और इंटरव्यू के समय आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना ज़रूरी है, ठीक है। अब है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आप लोग का ज्वाइनिंग्स, क्योंकि इसमें तो इंटरव्यू है नहीं, तो इसमें ज्वाइनिंग से पहले आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। फिर अब है
इंटरव्यू के का बताया गया, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल बी इंटीमेटेड अबाउट द डेट एंड वेन्यू थ्रू SMS और ईमेल कम्युनिकेशन टू द रजिस्टर्ड ईमेल ID मोबाइल फ़ोन बाय NIE-LIT। मतलब आप लोग का रिटर्न एग्जाम, जैसे 2 पोस्ट के लिए यहाँ पे इंटरव्यू है, तो उन पोस्ट जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको ईमेल या SMS कर दिया जाएगा कि कब उनका इंटरव्यू है, ठीक है। Interview shall be conducted at Delhi or at any other location mode approved by competent authority। मतलब दिल्ली में भी हो सकता है या कहीं और भी इंटरव्यू हो सकता है, ठीक है। अगर कोई मिसकंडक्ट करेगा तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, ये सब के बारे में लिखा हुआ है। अब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, सिटीजनशिप। ए कैंडिडेट मस्ट बी एदर सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान। तो कहने का मतलब है कि इंडियन होना चाहिए, या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल की भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट ऑफ भूटान की भी हो सकते हैं, ठीक है। रिजर्वेशन क्या है कि रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC EWS PWD कैटेगरी का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस है उसके बेसिस पे रिजर्वेशन मिलेगा। एज लिमिट भी उसके आधार पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल्स है उसके आधार पे आप लोग को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी है कि ऑनलाइन आप लोग पे करेंगे, ठीक है। नीचे आप लोग का डिटेल सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और नो TADA शैल बी पेड फॉर अटेंडिंग द रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू। और कोई TADA नहीं मिलेगा रिटर्न एग्जाम के लिए अपियर होने के लिए। अब यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। जेनरिक में क्या आएगा तो लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, कैपेबिलिटीज़, क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एबिलिटीज़, जनरल एप्टीट्यूड। और टेक्निकल कंप्यूटर साइंस से तो ये सारा है, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड, ठीक है। डिजिटल लॉजिक हो गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन हो गया, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर हो गया, एल्गोरिदम हो गया, कंपाइलर डिज़ाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस। जो एक्चुअली जो बीटेक में जो पढ़े हैं वही चीज़ इसमें आएगा, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, वेब टेक्नोलॉजीज हो गया, साइबर सिक्योरिटी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हो गया, क्लाउड टेक्नोलॉजी हो गया, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया। इस सब टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, तो कैंडिडेट ये सब क्वेश्चन पढ़ लेंगे, मतलब इस सब टॉपिक को एक बार रिवाइज अप कर लेंगे। अब है सिलेबस फॉर द रिक्रूटमेंट एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर, इंजीनियर एंड साइंटिफिक और टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है। वो साइंटिस्ट बी के लिए था, अब ये पोस्ट के लिए अभी देख लेंगे साइंटिफिक ऑफिसर और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 रहेगा, टोटल टाइम रहेगा 3 घंटा, और जेनरिक से रहेगा 35% क्वेश्चन। तो लॉजिकल रीजनिंग हो गया, जेनरिक में एनालिटिकल रीजनिंग कैपेबिलिटीज़ हो गया, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एबिलिटीज़ हो गया, जनरल एप्टीट्यूड हो गया। अब टेक्निकल के लिए है 65%, ठीक है, क्वेश्चंस रहेगा। तो कंप्यूटर साइंस में रहेगा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, डिजिटल कंप्यूटर प्रिंसिपल्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एल्गोरिदम्स, डेटाबेस। यहाँ पे आप लोग सिलेबस देख ही रहे हैं, ठीक है, साइंटिफिक ऑफिसर का और साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट का, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है, जो कि जैसे SC जो हैं, ST जो हैं, वो लोग अप्लाई करेंगे, मतलब करेंगे, तो उन लोगों को जब सिलेक्शन हो जाएगा उस टाइम में ये देना होगा, ठीक है। तो इस टाइप का फॉर्मेट है। अगर ये टाइप का फॉर्मेट अगर आप लोग बनवाते हैं तो उस समय आप लोग को इशू, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि क्या होता है कभी कभी लोग डिफरेंट फॉर्मेट में बनवा के ले जाते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, और वहाँ पर जाके काउंसलिंग के समय दिक्कत होता है। तो इसलिए ये फॉर्मेट में ही आप लोग बनवा लेंगे ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो, ठीक है। ये फॉर्मेट है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब OBC के द्वारा जो सर्टिफिकेट वहाँ दिखाया जाएगा, मतलब फॉर्मेट दिया जाएगा, वो ये वाला है। तो आप लोग इसमें ही कास्ट सर्टिफिकेट अपना बनवा लेंगे, ठीक है। उसके बाद है कि जो डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए ये है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, ये फॉर्मेट में वो लोग देंगे, ठीक है, बनवाएंगे। उसके बाद आप लोग देख लीजिए, ठीक है, ये डिसेबिलिटीज़ का ही दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, डिसेबिलिटीज़ का डिफरेंट अलग अलग डिसेबिलिटीज़ के लिए अलग अलग टाइप का फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। ये है, ये EWS के लिए जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कैंडिडेट हैं उनके लिए ये वाला फॉर्मेट है, तो वो लोग इस फॉर्मेट में बनवाएंगे, ठीक है। कैंडिडेट्स, अगर ये वीडियो आप लोग को यूज़फुल लगा, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।